करेंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने फेलियर क्या होता है और कितने टाइप के फेलियर्स होते हैं और वो डिस्कस किया था, एंड कुछ बेसिक उससे रिलेटेड जो आपके रिकवरी में रिक्वायर्ड होते हैं वो अंडरस्टैंड किए थे। ओके, सो नाउ आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डेटाबेस में जब एक ट्रांजैक्शन रन करता है तो वो मॉडिफिकेशंस जो कर रहा है वो किस तरीके से मेन मेमोरी में राइट होते हैं और फिर मेन मेमोरी से डिस्क में राइट होते हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन। आपको याद होगा तो सपोज दो ट्रांजैक्शन है, जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं T1 एंड T2 दो ट्रांजैक्शन है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना एक वर्क एरिया होता है और ट्रांजैक्शन जब मॉडिफिकेशन करता है तो वो उसी वर्क एरिया में चेंजेस करता है। यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। दिस इज द वर्क एरिया फॉर T1 और ये T2 का वर्क एरिया है। ओके, T1 और T2 के जो भी लोकल वेरिएबल होंगे वो इस वर्क एरिया में अवेलेबल रहेंगे और T1 को इन लोकल वेरिएबल्स में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो मॉडिफिकेशन यहीं राइट होता है। ओके, देन जब मॉडिफिकेशन होने के बाद सपोज दैट T1 कोई राइट कमांड इशू करता है तो राइट कमांड इशू करने का मतलब ये नहीं होता है कि सीधा राइट डिस्क में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर T1 ने इशू किया राइट x1, राइट x1 का मतलब ये नहीं है कि x1 की वैल्यू डिस्क में यहाँ राइट हो जाएगी। राइट x1 का मतलब है कि x1 का जो वैल्यू है यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग ब्लॉक होगा जिन डेटा आइटम्स का, जहाँ जिन ब्लॉक से इनको रीड किया गया वहां पर इनको चेंज कर दिया जाएगा। ओके, एंड अगर सिमिलरली जब रीड ऑपरेशन होता है तो रीड ऑपरेशन में क्या होता है, x1 को रीड सपोज करना है ट्रांजैक्शन को, तो जब ट्रांजैक्शन x1 को रीड करता है तो x1 जिस ब्लॉक में सेव है उस ब्लॉक से रीडिंग होती है। सिमिलरली जब राइटिंग भी करस्पॉन्डिंग ब्लॉक में होगा और रीडिंग भी उसी करस्पॉन्डिंग ब्लॉक में होगा। ओके, राइट ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है, आपने मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीधा सीधा डिस्क में राइट हो जाएगा। राइट ऑपरेशन का मतलब है कि जो आउटपुट बफर है वहाँ राइट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन के प्राइवेट एरिया से डेटा आउटपुट बफर में राइट हो जाएगा एंड देन आउटपुट बफर से जब राइट होगा तो वो फाइनल राइट डिपेंडिंग ऑन कौन सी मॉडिफिकेशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइट बफर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, या जब उसे स्पेस की ज़रूरत होती है स्पेस फ्री करना हो उसे, या जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा राइट करने के लिए हो जाता है एंड सीपीयू भी उस समय सपोज फ्री है तो बफर से यहाँ पर राइट कर दिया जाता है। ठीक है, राइटिंग में भी करस्पॉन्डिंग ब्लॉक में राइटिंग होती है। करस्पॉन्डिंग ब्लॉक से मतलब मेरा ये है कि सपोज एक ट्रांजैक्शन ने रीड एक्स कमांड इशू की, सपोज ये ट्रांजैक्शन है इसने रीड एक्स कमांड इशू की। रीड एक्स कमांड का मतलब है कि बफर से रीड होना है, लेकिन आपको मालूम है कि इनिशियली एक्स की वैल्यू बफर में नहीं होगी। जैसे कि पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, पेजिंग में आपने याद होगा कि जब किसी पेज को रीड किया जाता है तो रीड करने से पहले उसे मेमोरी में सर्च किया जाता है। अगर वो मेमोरी में है तो वहीं से पेज के कंटेंट को रीड कर लिया जाता है किसी भी प्रोसेस के लिए, एंड अदरवाइज अगर वो पेज मेमोरी में नहीं है तो फिर उसे डिस्क से मेमोरी में लेकर के आया जाता है। तो सेम थिंग विल ऑल्सो हैपन हियर कि अगर ट्रांजैक्शन एक डेटा आइटम के रीड के लिए रिक्वेस्ट इशू की और वो रीड की करने के लिए वैल्यू यहाँ अवेलेबल है किसी भी ब्लॉक में, तो वहाँ से रीड होगा और जब राइट बैक करना होगा तो वहीं पर वापस राइट बैक हो जाएगा। ओके, एंड अगर डेटा यहाँ नहीं है अवेलेबल बफर में तो फिर क्या होगा, एक डिस्क रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और डेटा को जो है ना डिस्क में लाया जाएगा। तो इसके लिए दो कमांड्स इशू करता है बफर मैनेजर जब ज़रूरत पड़ती है तब। इनपुट ए, सपोज एक्स की वैल्यू ब्लॉक ए में है तो इनपुट ए कमांड इशू होगी। ए की वैल्यू जो है ना पूरा का पूरा ए का कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा एंड जब एक्स को राइट करना होगा लेट्स से इसका नाम ब्लॉक का समथिंग बी है या वट और कुछ भी नाम हो सकता है, तो आउटपुट बी। आउटपुट बी का मतलब इस ब्लॉक का नाम बी है, दिस ब्लॉक शुड बी रिटन इनटू द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक। ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग ब्लॉक में राइट होगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है जिस ब्लॉक से आई है उसी ब्लॉक में वापस राइट होगी।
ऐसा नहीं होगा किसी और डिफरेंट ब्लॉक में राइट कर दिया है। तो ब्लॉक के बीच में भी करस्पॉन्डेंस होगी। सिमिलर वो आपका पेजेस की तरह से हो गया, जैसे पेज वन राइट में बफर में पेज वन है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पेज होगा डिस्क में वहां पे चेंजेस वो राइट होगा जब आप पेज को आउटपुट करते हैं तो। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो नाउ लेट्स सी कि रिकवरी मैनेजर जो है आपके रिकवरी कैसे करता है और एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन करता है। सो आपको याद होगा कि रिकवरी मैनेजर के एक्चुअली सोनली दो पर्पज है मेन। वो है पहला, ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करना। ओके, डिस्पाइट ऑफ द फेलियर हो या ना हो तब भी ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहे। ड्यूरेबिलिटी मतलब एक ट्रांजैक्शन ने अगर कोई चेंजेस किए हैं तो वो परमानेंटली डिस्क में राइट हो जाए। दूसरा, एटोमिसिटी को भी वो इंश्योर करे। सो ये एटोमिसिटी को भी इंश्योर करता है रिकवरी मैनेजर। वो कैसे करेगा वी विल सी। लेकिन रिकवरी मैनेजर की ही ड्यूटी है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है और वो किसी वजह से आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसको अंडू करे और देन अबॉर्ट करे। उसके चेंजेस जो थे उन्हें अंडू करके ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट मार्क कर दे। या फिर अगर फेलियर होता है तो फेलियर के टाइम पर एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है कमिट हो गए हो लेकिन उनके चेंजेस डिस्क में एक्चुअली राइट नहीं हुए हो, क्योंकि आपको अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन जो कुछ भी राइट करता है वो बफर में राइट होता है। तो हो सकता है ट्रांजैक्शन कमिट हो गया लेकिन वो कमिट होने के बावजूद भी चेंजेस बफर में राइट रहे थे, डिस्क में राइट नहीं हो पाए थे। ओके, सो नाउ ट्रांजैक्शन के रिकवरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फेलियर के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन डिटेक्ट होता है कि वो कमिट हो गया था या कमिट हुआ था देन उसके चेंजेस डिस्क में परमानेंट राइट किए जाए। नाउ हालांकि ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जब रिस्टार्ट हो गया है मशीन या सिस्टम क्रैश हो गया है तो आप दोबारा से उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो रैम में तो कुछ कंटेंट बचे नहीं है। रिकवरी मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कमिट हुआ था और उसने जो चेंजेस किए थे वो कैसे वापस किए जाएं, परमानेंट किए जाएं। सो वी विल सी दैट कि ये कैसे होता है। सिमिलरली रिकवरी मैनेजर का अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी कि चाहे नॉर्मल ऑपरेशन हो या फिर फेलियर हो, उन दोनों केसेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था तो उसने अगर कोई चेंजेस कर दिए हैं तो उनको वापस किया जाए, अंडू किया जाए और फिर ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट किया जाए। ओके, सो ये दो मेन टास्क है रिकवरी मैनेजर के। सो ऑब्वियसली इन दोनों टास्क के साथ साथ ऑटोमेटिकली एक टास्क अपने आप कंप्लीट होता है, वो है आपका कंसिस्टेंसी, मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। सो जब ये दोनों पर्पज प्रॉपरली फुलफिल होंगे दैट मीन्स कमिटेड ट्रांजैक्शंस के चेंजेस को परमानेंटली राइट किया जाएगा और पार्शियली कमिटेड ट्रांजैक्शन जो कि फेल्ड हो गए उनको प्रॉपरली अबॉर्ट किया जाएगा तो अंडू भी होगा। सो इन दोनों ऑपरेशन की वजह से कंसिस्टेंसी डेटाबेस की ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। ओके, सो रिकवरी के लिए there are certain protocols that have been proposed. So we will see one of the most popular protocol that is used in database. उसका नाम है log based recovery protocol. ओके, लॉग बेस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल। और भी एक और प्रोटोकॉल है आपका शैडो पेजिंग, आपके बुक में ब्रीफ में दिया हुआ है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी इसको जरूर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट हम इसका आइडिया क्या है दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉग बेस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल। सो पहले हम कुछ फंडामेंटल्स आपके रिकवरी प्रोटोकॉल्स के हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लॉग बेस्ड जो रिकवरी प्रोटोकॉल है, जैसा कि इसके नाम में ही आप समझ रहे होंगे, लॉग, LOG, लॉग। लॉग आपने लॉग टर्म पहले भी कभी सुनी होगी, सुनी है, डेटाबेस लॉगिंग करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग मेंटेन करता है या और समटाइम्स मेनी सॉफ्टवेयर आल्सो मेंटेन्स द लॉग। लॉग क्या है? सो लॉग एक्चुअली आपने लॉग फाइल टर्म सुनी होगी कई बार। लॉग फाइल, एंटीवायरस भी जब आप देखते होंगे, जब एंटीवायरस स्कैन करता है और फाइनली वो बाद में आपको इन्फॉर्म भी करता है स्कैन के बाद कि जो स्कैन के जो भी रिजल्ट्स हैं वो लॉग फाइल में राइट कर दिए गए हैं। या समटाइम्स आपने कंपाइलर
को अगर आपने यूज किया होगा तो कुछ कंपाइलर्स भी जो है आपके लॉग फाइल में एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखते हैं या आउटपुट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखते हैं. सो लॉग इज ए पॉपुलर टर्म दैट इज वाइडली यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस. सो वही लॉग है, वैसा ही लॉग है. सो लॉग क्या है? लॉग एक एक सो लॉग बेस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल में आपका लॉग बेस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल भी एक लॉग फाइल मेंटेन करता है. ओके. सो ये जो लॉग फाइल है, इस लॉग फाइल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है कि डेटाबेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन ने किस डेटा आइटम में क्या क्या चेंजेस किए थे. सो ट्रांजैक्शन की ईच एंड एवरी एक्टिविटी इस लॉग फाइल में रिकॉर्ड की जाती है. ओके. सो लॉग फाइल, log based recovery protocol maintains a log file or you can say just simply log. So log based recovery protocol maintains a log जिसमें कि किसी भी टाइम पर या किसी भी ड्यूरेशन में जो भी ट्रांजेक्शन्स रन कर रहे थे उन, और वो जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे, उन सारी एक्टिविटीज को लॉग फाइल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है. ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब शेड्यूल आपने देखा होगा, शेड्यूल में हम डिस्कस कर चुके हैं. वहाँ आपने देखा होगा कि हर इंस्ट्रक्शन का एक ऑर्डर होता है. सो अगर एक कॉन्करेंट शेड्यूल है तो उसमें जो भी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनके एक ऑर्डर होता है, वो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं. सो उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लॉग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. लेट मी रिपीट अगेन. सो लॉग फाइल में जो लॉग रिकॉर्ड्स राइट होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स की एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं. और ये जो एक्टिविटीज हैं ट्रांजेक्शन्स की, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है. ओके. सो लेट्स से दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन T1 है और एक T2 है. सो T1 ने अगर कुछ राइट किया है और वो राइट ऑपरेशन T2 से पहले परफॉर्म हुआ है तो वो लॉग रिकॉर्ड में T2 से पहले आएगा एंड बाद में T2 के मॉडिफिकेशंस आएंगे. 1 मिनट. ओके. सो लॉग रिकॉर्ड्स में लॉग रिकॉर्ड्स आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ टाइम. जिस ऑर्डर में वो हैपन हो रहे हैं, जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑपरेशंस, उनके और लॉग रिकॉर्ड भी उसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं. ओके. सो जैसा कि मैंने बताया कि एक ट्रांजैक्शन जो आपकी लॉग फाइल है उसमें ट्रांजैक्शंस के एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी इन फॉर्म ऑफ सम लॉग रिकॉर्ड्स. सो अब लेट्स टॉक अबाउट लॉग रिकॉर्ड क्या होते हैं. सो लॉग रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड है, obviously नाम में रिकॉर्ड आ रहा है. सो इट इज अ रिकॉर्ड दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्टिविटी ऑफ ए ट्रांजैक्शन. ओके. सो लॉग रिकॉर्ड जो है ट्रांजैक्शन की एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है. सो एक एक्टिविटी को एक लॉग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके. सो लॉग रिकॉर्ड किसी एक ट्रांजैक्शन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, जो ट्रांजैक्शन की अलग अलग एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस पर लॉग रिकॉर्ड भी अलग अलग तरीके के होते हैं. सो लेट्स सी, हम कुछ लॉग जो रिकॉर्ड्स के टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ठीक है. एग्जॉस्टिक लिस्ट तो एक्चुअल प्रोटोकॉल पर डिपेंड करेगी, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में, बट बेसिकली जो मेन लॉग रिकॉर्ड्स हैं जो उनके टाइप हैं वी विल डिस्कस हियर. सो सबसे पहला लॉग रिकॉर्ड अगर आप देखें सो दैट एक रिकॉर्ड इस तरीके से आपके लॉग फाइल में लिखा होगा, TI comma is not here, so you should remember that comma should be used here. TI comma start. So TI comma start, ये जो लॉग रिकॉर्ड है इसे हम स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है. ये लॉग रिकॉर्ड एक ट्रांजैक्शन के स्टार्ट को इंडिकेट करता है. ओके. सो जब कभी भी एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा डेटाबेस में, सो स्टार्ट होने से पहले लॉग फाइल में एक लॉग रिकॉर्ड लिख दिया जाता है. सो लेट्स से T1 ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है. दैट स्टार्ट का मतलब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, एक्टिव मोड में आता है. तो एक्टिव मोड में लाने से पहले जो भी रिकवरी मैनेजर आपका होगा वो क्या करेगा, एक लॉग रिकॉर्ड आपकी लॉग फाइल में लिख देगा और वो लॉग रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से होगा. लेट्स से ट्रांजैक्शन का नाम T2 है तो वो लिखेगा T2 कॉमा स्टार्ट. ओके. सो ये लॉग रिकॉर्ड लिख करके सेव कर दिया जाएगा.
और अब T2 ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया जाएगा एक्चुअली। तो ध्यान रखना है कि एक्टिविटी से पहले लॉग रिकॉर्ड लिखा जाता है, देन उस एक्टिविटी को परमिट किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले एक्टिविटी परफॉर्म हो गई फिर लॉग रिकॉर्ड लिखा जा रहा है, ये याद रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लॉग रिकॉर्ड राइट किया जाएगा, फिर उस ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ओके, नाउ दूसरे टाइप का लॉग रिकॉर्ड है, यू कैन सी हियर, दिस इज लॉग रिकॉर्ड जिसे हम राइट लॉग रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, सो दिस इज राइट लॉग रिकॉर्ड। सो राइट लॉग रिकॉर्ड में चार चीजें होती हैं। पहला टीआई, ये ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफायर है। सो जो भी आइडेंटिफायर होगा ट्रांजेक्शन का वो आइडेंटिफायर, देन कॉमा, ये है आपका डेटा आइटम जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, राइट ऑपरेशन है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डेटा आइटम मॉडिफाई हो रहा होगा। सो उस डेटा आइटम का आइडेंटिफायर, सो यहाँ पर लेट्स, यहाँ पे एक्स जो ना उस डेटा आइटम का नाम है, आईडी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि आईडी होगी। सो हर डेटा आइटम का की यूनिक आईडी असाइन की जाएगी। सो रिकवरी जो प्रोटोकॉल होगा वो एवरी डेटा आइटम को एक यूनिक आईडी असाइन करेगा। सो ये तो एक्चुअली डेटाबेस ऑटोमेटिकली करता है। सो दैट आईडी विल बी देयर, देन आईडी के बाद V1। सो V1 क्या है? ओल्ड वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक डेटा आइटम की जो ओल्ड वैल्यू का मतलब है कि जो मॉडिफिकेशन से पहले क्या वैल्यू थी, और V2 क्या है? मॉडिफिकेशन के बाद। सो आपका जो एक्स आइटम है, लेट्स से एक्स कोई डेटा आइटम है और एक्स में ट्रांजेक्शन T2 आकर के मॉडिफाई करता है, और लेट्स से एक्स की वैल्यू 100 थी। ओके, एक्स की वैल्यू 100 है और T2 आकर के मॉडिफाई करता है और इस वैल्यू को वो चेंज करके क्या कर देता है? 200 कर देता है। ओके, सो ये जो वैल्यू है इसे हम कहेंगे ओल्ड वैल्यू। सो दिस इज, सॉरी, दिस इज ओल्ड वैल्यू, और ये आपकी हो गई न्यू वैल्यू। ओके, सो अब इसी की अगर आप देखें इस कंडीशन में इस एक्टिविटी का लॉग रिकॉर्ड कैसे लिखा जाएगा? सो लॉग रिकॉर्ड लिखते समय पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म होने से पहले लॉग रिकॉर्ड लिख दिया जाएगा। सो लॉग रिकॉर्ड ऐसे कुछ लिखा जाएगा, T2 ट्रांजेक्शन का नाम हो गया, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन की आईडी। यहाँ पे मैं नाम टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ बट आईडी होगी एक्चुअली। ओके, एंड देन डेटा आइटम की आईडी। सो यहाँ पर डेटा आइटम की आईडी एक्स है, तो आपने वो लिख दिया। देन ओल्ड वैल्यू, सो ओल्ड वैल्यू हो गई 100 एंड न्यू वैल्यू 200 एंड देन, सो ये लॉग रिकॉर्ड आपकी लॉग फाइल में ऐड कर दिया जाएगा पहले, एंड देन ये मॉडिफिकेशन होंगे, ये एक्शंस परफॉर्म होंगे। ओके, सो ये जो लॉग रिकॉर्ड है इसे हम अपडेट लॉग रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, सो ये लॉग रिकॉर्ड जो है इसे हम अपडेट लॉग रिकॉर्ड कहते हैं। नाउ एक और लॉग रिकॉर्ड होगा, वो है कमिट लॉग रिकॉर्ड। सो दिस इज एन एग्जांपल। सो कमिट लॉग रिकॉर्ड क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है। सो जब एक ट्रांजेक्शन कमिट इंस्ट्रक्शन जो है इशू करता है, तो कमिट इंस्ट्रक्शन इशू करने से पहले वो एक राइट इंस्ट्रक्शन लिखे, एक सॉरी लॉग रिकॉर्ड लिखेगा, कमिट लॉग रिकॉर्ड लॉग फाइल में लिखवाएगा। सो रिकवरी मैनेजर उस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर एक स्टेटमेंट लिखेगा। सो लेट्स से T2 ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू कमिट। सो कमिट कमांड के इशू होने से पहले एक लॉग रिकॉर्ड इस तरीके से लिख दिया जाएगा, T2 कॉमा कमिट। ओके, ये सिंबल मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेसेसरी नहीं है ये सिंबल लॉग फाइल में राइट हो एडिट है। ओके, तो फिर रिकॉर्ड है, तो जस्ट फॉर टर्मिनेशन के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि इस तरीके का सिंबल आपकी लॉग फाइल में भी इस्तेमाल हो। सो कमिट लॉग रिकॉर्ड इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कमिट हो गया था। ध्यान रखना इसमें लॉग रिकॉर्ड में हमने एक चीज़ और एक छोड़ दी है जो क्योंकि आपके बुक में भी नहीं दी थी। जब भी ये लॉग रिकॉर्ड राइट होते हैं उस समय का टाइम और लिखा जाता है, टाइम स्टाम्प। ओके, सो टाइम स्टाम्प नेसेसरी नहीं था क्योंकि वो आपके प्रोटोकॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। सो हमने टाइम स्टाम्प के बारे में बात नहीं की, बट हर एक लॉग रिकॉर्ड के लिए एक टाइम स्टाम्प भी
होगा, और भी सर्टेन पैरामीटर्स हो सकते हैं रिकॉर्ड से रिलेटेड, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो दिस इज कमिट लॉग रिकॉर्ड। इसके साथ साथ एक ट्रांजैक्शन जब मैं एक और रिकॉर्ड राइट हो सकता है जो कि रिकवरी मैनेजर कई बार अपनी तरफ से लिखता है, वो है अबॉर्ट स्टेटमेंट। सो लेट्स से ट्रांजैक्शन T2 को किसी वजह से अबॉर्ट करना पड़ सकता है। रिकवरी मैनेजर ने सपोज नॉर्मल ऑपरेशन के ड्यूरेशन में ये पाया कि T2 ट्रांजैक्शन में कुछ इशू है और इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो वो रिकवरी मैनेजर नॉर्मल ऑपरेशन में इस ट्रांजैक्शन को अंडू करेगा। अंडू कैसे होगा वी विल सी, लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन अंडू हो जाता है और अंडू होने के बाद एक लॉग रिकॉर्ड लिखा जाएगा लॉग फाइल में, दैट विल बी T2, अबॉर्ट। सो ये इंडिकेट करेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस ट्रांजैक्शन T2 को अबॉर्ट कर दिया गया था। ओके, हालांकि ये याद रखना, एक ट्रांजैक्शन जो अबॉर्ट हुआ है तो उसने जो चेंजेस किए थे पहले वो रिकॉर्ड रहेंगे फाइल में आपके, लेकिन बाद में उनके बारे में अबॉर्ट रिकॉर्ड भी लिख दिया जाएगा। सो वी विल कम टू दैट मैटर ऑन डिटेल लेटर। ओके, सो ये कुछ टाइप के रिकॉर्ड्स हैं जो आपके लॉग फाइल में लिखे जाते हैं। ओके, सो और भी है कुछ, वी विल सी सम मोर लॉग रिकॉर्ड्स लेटर। सो मेनली अगर आप देखें तो कौन कौन से लॉग रिकॉर्ड हो गए हमारे पास। पहला स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड जो कि एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते समय लिखा जाता है। देन अपडेट लॉग रिकॉर्ड, जब एक ट्रांजैक्शन कोई भी मॉडिफिकेशन किसी डेटा आइटम में करता है तो एक अपडेट लॉग रिकॉर्ड लिखा जाता है। एंड देन कमिट लॉग रिकॉर्ड, जब कोई ट्रांजैक्शन कमिट होता है तब ये लिखा जाता है। एंड एक लॉग रिकॉर्ड है अबॉर्ट, जब एक ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होता है। ओके, सो ये कुछ लॉग रिकॉर्ड्स हैं जो आपके लॉग फाइल में राइट होंगे। कैसे राइट होंगे, कब राइट होंगे, इनकी क्या कंडीशंस होंगी, थोड़ा सा इन पर हम बाद में बात करेंगे। नाउ लॉग रिकॉर्ड जो है राइट करने की दो अप्रोचेज हैं। वो है, पहली है डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन, दूसरा है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। सो ये जो एक्चुअली ये अकेले लॉग रिकॉर्ड पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे मॉडिफिकेशंस पर एप्लीकेबल है। सो दो तरीके के डेटाबेस मॉडिफिकेशन अप्रोचेस जो है ना डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं। डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन, डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो मॉडिफिकेशंस हैं वो ट्रांजैक्शन के कमिट होने के बाद डिस्क में राइट किए जाते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स देयर इज नो चांस to write the modification, but most probably जो एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है उसी के बाद मॉडिफिकेशन डिस्क में किए जाते हैं, उससे पहले नहीं किए जाते। तो इस तरीके की जो मॉडिफिकेशन अप्रोच है हम उसे बोलते हैं डेफर्ड मॉडिफिकेशन अप्रोच। ओके, सो दूसरी अप्रोच है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन अप्रोच। सो इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन अप्रोच में क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन जो है जो भी कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है तो वो पहले मॉडिफिकेशन अपनी लोकल कॉपी में करता है। ओके, और वो अगर राइट कर रहा है तो हो सकता है उसने लोकल कॉपीज में राइट किए और वो राइट बाद में बफर में राइट हो जाए, लेकिन वो मॉडिफिकेशन इमीडिएटली डिस्क में ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो या तो बफर में राइट होना है या डिस्क में राइट होना है, वो कई बार मॉडिफिकेशन एक्चुअल हो जाने के बाद होता है। ठीक है, सो ये मेथड जो है ना दोनों जगह एप्लीकेबल है, ध्यान रखना है। लेट मी रिपीट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेट्स सपोज एक ट्रांजैक्शन ने एक मॉडिफिकेशन किया, लेट्स से राइट एक्स उसने कमांड इशू की। ओके, सो राइट एक्स का मतलब ये नहीं है कि वो इमीडिएटली बफर में राइट हो गया। ओके, या फिर डिस्क में राइट हो गया। हालांकि जब राइट एक्स किया तो वो लोकल कॉपी में होगा एंड देन आफ्टर सम टाइम और इमीडिएटली इट कैन आल्सो हैपन वो बफर में राइट हो जाएगा एंड समटाइम्स इट मे आल्सो हैपन इमीडिएटली डिस्क में भी राइट हो जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और बफर मैनेजर एक्चुअली डिसाइड करता है कि फाइनल राइट कब होना होता है। सो कोई भी ट्रांजैक्शन खुद डिसाइड नहीं कर सकता इमीडिएट मॉडिफिकेशन की वजह से कि इमीडिएटली वो मॉडिफिकेशन डिस्क में राइट कर दिया जाता है, कर दिया जाए। अल्टीमेटली जो आपका बफर मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि मॉडिफिकेशंस को कब राइट करना है डिस्क में। तो वो उसकी अपनी पॉलिसीज और सेट ऑफ पॉलिसीज और ह्यूरिस्टिक होते हैं जिसके बेस पर वो डिसीजंस लेता है मॉडिफिकेशन को डिस्क में राइट करने के।
ओके, सो इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या है कि आपके जो मॉडिफिकेशन है वो ट्रांजैक्शन की लोकल कॉपीज में हो रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल स्पेस हर ट्रांजैक्शन का है, तो जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, रीड राइट सब वहीं हो रहा है। ओके, सो कई बार आपका इमीडिएट मॉडिफिकेशन बफर में जा सकता है, कभी हो सकता है बफर में ना भी जाए। सो इमीडिएट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जब बफर में राइट कर रहे हैं तो आपके लोकल कॉपी में राइट हो रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके जो मॉडिफिकेशन है वो बफर में भी चले जाएंगे। ओके, डेफर्ड मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो कमिट होने के बाद एक्चुअली मॉडिफिकेशन होंगे, तब तक आप लोकल में करते रहिए। इमीडिएट में क्या होगा कि जो मॉडिफिकेशन है आपके वो ट्रांसलेट होकर के बफर में राइट हो जाएंगे। ओके, सो इसमें आपको अब आप जो इमीडिएट मॉडिफिकेशन का एडवांटेज क्या है कि आपने जो चेंजेस किए थे जनरली उसको चेंजेस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, डेफर्ड में क्या होगा कि जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको जो जो मॉडिफिकेशन आपने किए थे सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आपने मतलब ट्रांजैक्शन ने जो किए थे, क्योंकि आप जो मॉडिफिकेशन है उनको परमानेंट कब करने जा रहे हो, जब एक्चुअली ट्रांजैक्शन कमिट हो रहा है। ओके, सो डेफर्ड मॉडिफिकेशन में लोकल कॉपीज मेंटेन करने का एक ओवरहेड होगा। दैट मीन्स जो ट्रांजैक्शन है, जो चेंजेस किए हैं उनको स्टोर करके कहीं रखना पड़ेगा आपको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ेगी। सो वो आपको करना पड़ेगा। इमीडिएट मॉडिफिकेशन में ये सब आपको नहीं करना है। आप चाहें तो जो मॉडिफिकेशन है वो बफर में राइट करते जाइए इमीडिएटली, लोकल कॉपीज में करिए, इमीडिएटली आप उनको बफर में भी कर देते हैं। हालांकि इमीडिएट मॉडिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि हर मॉडिफिकेशन इमीडिएटली ट्रांसलेट होता है स्टिल। ओके, लेकिन ये ट्रांजैक्शन के एक्टिव रहते हो जाता है। ओके, इमीडिएट मॉडिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है ये ट्रांजैक्शन के एक्टिव रहते हुए होता है सब कुछ। उसके लिए ट्रांजैक्शन के कमिट होने का इंतजार नहीं किया जाता है। डेफर्ड मॉडिफिकेशन में क्या होता है, सारे चेंजेस हो रहे होते हैं एक जगह पर, पर्सनल स्पेस में हो सकता है वो ट्रांजैक्शन के हो रहे हो, लेकिन ये चेंजेस या तो बफर में या डिस्क में तभी जाएंगे जब ट्रांजैक्शन कमिट कमांड इशू कर देता है। इमीडिएट मॉडिफिकेशन में क्या मतलब है कि ये चेंजेस कमिट कमांड इशू होने के पहले भी बफर में जा सकते हैं और इवन डिस्क में भी जा सकते हैं। ओके, सो ये जो डिस्क में राइटिंग है ये कंडीशनल है, याद रखना, क्योंकि ये अल्टीमेट डिसीजन बफर मैनेजर लेता है कि इमीडिएटली ही राइट कर देना है या नहीं कर देना है। सो वो जनरली उसकी जो मेन स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है बफर मैनेजर की, कि वो इमीडिएट मॉडिफिकेशन तभी डिस्क में ट्रांसलेट करता है जब उसे स्पेस की जरूरत हो, कुछ स्पेस जो है ना फ्री करना उसे मेन मेमोरी में, बिकॉज कुछ एप्लीकेशंस को उसे स्पेस अलोकेट करना है। या दूसरी सिचुएशन जो है ये हो सकती है कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा राइट करने के लिए हो गया है, तब वो राइट करने जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि राइट ऑपरेशन में अगर आप एक छोटे छोटे अमाउंट ऑफ डेटा बार बार राइट करेंगे तो डिस्क का एक अपना ओवरहेड होता है, हेड मूवमेंट का, जो आपने सीक एंड लेटेंसी टाइम पढ़ा होगा। सो सीक एंड लेटेंसी टाइम मिली सेकेंड्स में होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक एक छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को या छोटे छोटे मॉडिफिकेशन को बार बार डिस्क में लिखेंगे तो ये ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो जनरली इस ओवरहेड को अवॉइड करने के लिए बफर मैनेजर क्या करता है, सफिशिएंट डेटा जब उसके पास होता है राइट करने के लिए तभी वो उस डेटा को डिस्क में राइट करवाता है, अदरवाइज नहीं करवाता है। तो इसीलिए वो बफर में आपको राइट करने की परमिशन दे देता है। तो ट्रांजैक्शन जो है ना, इमीडिएट जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो चाहें तो बफर में राइट कर सकते हैं अपने मॉडिफिकेशंस को, ठीक है। क्योंकि जनरली ट्रांजैक्शन सीधे भी बार बार राइट नहीं करेंगे, क्योंकि रैम और जो आपका लोकल स्पेस है, पर्सनल स्पेस है ट्रांजैक्शन का, और जो बफर स्पेस है उसमें भी जो मूवमेंट है, ऐसा नहीं है आप एक एक छोटे छोटे रिकॉर्ड के लिए या 1 बाइट के लिए या 2 बाइट के लिए या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए बार बार आप उसमें बफर में राइट करवाएंगे। क्योंकि अगेन रैम में भी राइटिंग का या अपना ओवरहेड होता है, तो जनरली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं तब आप उसे डिस्क में राइट कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे इसमें ह्यूरिस्टिक या ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, बट मेन जो डिफरेंस अगर आप नोट करें दोनों में तो वो ये है कि इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में जो मॉडिफिकेशन है ट्रांजैक्शन के एक्टिव रहते हुए होते हैं। डेफर्ड में ट्रांजैक्शन जब कमिट कमांड इशू कर देता है तब मॉडिफिकेशन होते हैं। ओके, दोनों ही केस में आपको याद रखना है कि इनकी वजह से ये जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, दोनों ही अप्रोच में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इमीडिएटली नेसेसरी नहीं है डिस्क में राइट हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। नाउ इसी तरीके से जो लॉग रिकॉर्ड्स हैं
लॉग रिकॉर्ड के राइटिंग में आपको बहुत केयरफुल होना होता है। सो लॉग रिकॉर्ड के राइटिंग में हमें केयरफुल होने की ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली लॉग रिकॉर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी एक्चुअली रिकवरी के टाइम पर बहुत हेल्पफुल होती है। जब सिस्टम रिकवरी के बाद, क्रैश होने के बाद रीस्टार्ट होता है, तब इन्हीं लॉग रिकॉर्ड्स की मदद से आप रिकवर कर पाते हैं। सो ऑब्वियसली ये लॉग रिकॉर्ड हमेशा एक परमानेंट डिस्क में लिखे जाने चाहिए, या ऐसी जगह लिखे जाने चाहिए जो ये परमानेंटली अवेलेबल हो, है ना। मतलब ये क्रैश के बावजूद भी बचे रहें। सो लॉग रिकॉर्ड के लिए आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे रिमेंबर रखना होगा, या ध्यान रखना पड़ेगा रिकवरी मैनेजर को। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लॉग रिकॉर्ड एक परमानेंट स्टोरेज में लिखे जाएं। सो परमानेंट स्टोरेज से मतलब है कि ये फेलियर के बावजूद भी सरवाइव करने चाहिए, क्योंकि अगर यही रिकॉर्ड सरवाइव नहीं कर पाए देन रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी। ओके, सो जनरली इसके लिए कुछ अप्रोचेस फॉलो होती हैं। सो मेनली एक तो है कि आपकी जो लॉग फाइल है, जो मैंने बताया कि स्ट्रेटजी के पहले मॉडिफिकेशन से पहले लॉग रिकॉर्ड लिखा जाता है, और लॉग रिकॉर्ड को भी डिस्क में जनरली इमीडिएटली लिखा जाता है। हालांकि इमीडिएट का मतलब ये नहीं है कि एक मॉडिफिकेशन हुआ और आपने एक लॉग रिकॉर्ड डिस्क में लिख दिया, फिर अगला मॉडिफिकेशन हुआ फिर से एक लॉग रिकॉर्ड आपने डिस्क में लिख दिया। सो ये लॉग रिकॉर्ड भी जनरली एक हम जब तक बफर में किसी एरिया में राइट करते हैं और जब बंच ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स हो जाते हैं तब उनको डिस्क में राइट कराया जाता है। ओके, सो लॉग रिकॉर्ड के राइटिंग में भी आपको ऐसा नहीं, इमीडिएट मॉडिफिकेशन अप्रोच तो फॉलो होती है, लेकिन इमीडिएट का मतलब वो एक्चुअली इमीडिएट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मॉडिफिकेशन हो गया और फिर तुरंत आपने डिस्क में राइट कर दिया। सो आपका जो मॉडिफिकेशन है वो बफर में रहेगा, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स हो जाएंगे तब उनको डिस्क में लिखा जाएगा। अब जब आप लॉग रिकॉर्ड्स को डिस्क में राइट कर रहे हैं तब भी आपको इंश्योर करना है कि जो लॉग रिकॉर्ड के जो राइटिंग प्रोसेस है वो एटॉमिक होना चाहिए। मतलब अगर आप डिस्क में लॉग रिकॉर्ड्स राइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी जो राइटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो बिल्कुल ना हो या पूरी कंप्लीट हो, एटोमिसिटी रहना चाहिए। तो आपको मालूम है कि डिस्क में जो राइटिंग प्रोसेस है वो एटॉमिक होती है, और जो ब्लॉक राइटिंग है एक्चुअली वो एटॉमिक होती है। तो जनरली एक एक करके लॉग रिकॉर्ड डिस्क में नहीं लिखा जाता, एक एक ब्लॉक एटलीस्ट लिखा जाता है। सो ब्लॉक ऑब्वियसली ऑपरेशन जो आपका एटॉमिक होता है, तो एक ब्लॉक जब भी मान लीजिए सब एक ब्लॉक अगर अवेलेबल हो गया राइटिंग के लिए लॉग रिकॉर्ड्स का, तो उसे डिस्क में राइट कर दिया जाएगा। हालांकि मैं एक ब्लॉक की जो बात कर रहा हूँ ये सजेस्टिव है, नेसेसरी नहीं है कि एक रिकॉर्ड एक ब्लॉक के बराबर डेटा इकट्ठा हो जाए तब और तो वो इमीडिएटली बफर मैनेजर राइट करे। अगेन बफर मैनेजर अपनी स्ट्रेटजी से काम करता है। लेकिन जब लॉग रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं तब आपके जो लॉग रिकॉर्ड्स हैं उनको इंश्योर किया जाता है कि वो परमानेंट स्टोरेज में अवेलेबल रहे, क्योंकि अगर ये लॉग फाइल आपकी लॉस्ट हो गई देन आपकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी। सो इसके लिए जनरली ये भी हो सकता है कि हम लॉग फाइल की मल्टीपल कॉपीज बनाएं, एक किसी अलग साइट पर भी रखें लॉग फाइल को, जरूरी नहीं हम लॉग फाइल को लोकल साइट पर ही रखें। सो लॉग फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक तरीके से बहुत क्रिटिकल डेटा है आपके लिए, क्योंकि अगर ये डेटा नहीं होगा तो आप फिर रिकवरी नहीं कर सकते। ओके, सो रिकवरी के लिए बहुत नेसेसरी है कि आपकी लॉग फाइल अवेलेबल रहे रिकवरी के टाइम पर। तो इसके लिए जो अप्रोच है वो यही है कि इसमें आपको इसको जल्दी कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट तरीके से डिस्क में लिखा जाता है। और जनरल ऑब्वियसली बैकअप कॉपी इज ऑल्सो ए गुड आइडिया टू हैव, क्योंकि बैकअप कॉपी की वजह से कई बार आपको अगर लोकल जो आपका सर्वर लोकल मशीन है उसमें पूरी डिस्क फेल हो जाती है, आप कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो लॉग फाइल है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी, और लॉग फाइल मिल जाएगी तो उससे आप रिकवरी कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ओके। सो ये तो हम लोग पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि ट्रांजेक्शन को हम कब कहते हैं कि वो कमिट हो गया है, जब उसका कमिट लॉग रिकॉर्ड लिख जाएगा। ओके, ऑब्वियसली। सो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है कि हम एक ट्रांजेक्शन को कमिट तभी मानते हैं जब उसका कमिट लॉग रिकॉर्ड लिख जाए। सो अगर सपोज आप ये मान के चलें कि ट्रांजेक्शन ने कमिट कमांड इशू कर दी, और सपोज दैट कि वो कमिट कमांड लॉग फाइल में नहीं लिखी गई, तो हम उस ट्रांजेक्शन को कभी भी कमिट ट्रांजेक्शन नहीं मांग सकते। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉग रिकॉर्ड पहले लिखा जाता है और कमिट फिर जो ऑपरेशन है वो बाद में होगा। सो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक
कमिट लॉग रिकॉर्ड लॉग फाइल में राइट हो गया है, इसका मतलब अब वो ट्रांजैक्शन के जो चेंजेस हैं वो हर हाल में आपको परमानेंटली डिस्क में राइट करवाने हैं एनी हाउ। ओके, सो कमिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये होगा, ध्यान रखना है, कमिट ट्रांजैक्शन से आगे जब मैं कभी किसी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कमिट हो गया इसका मतलब उसका कमिट लॉग रिकॉर्ड जरूर लिखा होगा। हालांकि ये हो सकता है कि वो एक्चुअली में कमिट हो नहीं पाया था। कमिट नहीं हो पाने से मेरा मतलब ये है कि उसने जो चेंजेस किए थे वो हो सकता है लॉस्ट हो गए हों, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कमिटेड ट्रांजेक्शन डेफर्ड मॉडिफिकेशन या कोई सी भी अप्रोच यूज हो रही हो, देर आर सर्टेन चेंजेस जो कि ट्रांजेक्शन ने किए, लेकिन वो केवल बफर में राइट थे, डिस्क में राइट नहीं हुए और ट्रांजेक्शन कमिट हो गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके बफर में क्रैश की वजह से बफर का कंटेंट लॉस्ट हो जाता है, तो चूंकि आपके पास जो मॉडिफिकेशन ट्रांजेक्शन ने किए थे उसकी सारी इंफॉर्मेशन लॉग फाइल में है, तो आप उन मॉडिफिकेशन को फिर से कर सकते हो बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द लॉग फाइल को देखेंगे आप, और उसके बेस पर आप वो ट्रांजेक्शन जो चेंजेस करके गया था या जो चेंजेस कर दिए थे लेकिन वो एक्चुअली इफेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उनको आप लॉग फाइल देख करके रिकवरी मैनेजर राइट कर देगा। ओके, सिमिलरली अगर एक ट्रांजेक्शन अबॉर्ट कर दिया गया था और उसके बारे में अबॉर्ट लॉग रिकॉर्ड लॉग फाइल में लिख गया है, तो हम मान लेंगे कि वो लॉग रिकॉर्ड वो अबॉर्ट हो गया है। लेकिन अगर आप सोचो आप लॉग रिकवरी मैनेजर कोई किसी ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर रहा था और उसने उसके कुछ चेंजेस को अंडू भी कर दिया था, लेकिन स्टिल ये हो सकता है कि अबॉर्ट लॉग रिकॉर्ड लिखने से पहले हो सकता है सारे चेंजेस अंडू कर दिए लेकिन अबॉर्ट लॉग रिकॉर्ड नहीं लिख पाया आपका रिकवरी मैनेजर, तो उस ट्रांजेक्शन को दोबारा से अबॉर्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर अबॉर्ट लॉग रिकॉर्ड लिख गया है तो फिर उसे दोबारा से अबॉर्ट करने की जरूरत नहीं है एंड उसे सिर्फ आपको रीडू करना होगा। ठीक है, सो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में जो एल्गोरिथम है एक्चुअली वो डिस्कस करेंगे। सो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो आज का डिस्कशन है इसे दोबारा से अच्छे से पढ़ लें, और बुक में जो इससे रिलेटेड डिस्कशन से रिलेटेड जो भी पेजेस हैं उनको थोड़ा केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ये यहाँ पर इनमें कोई डाउट होगा या कन्फ्यूजन होगा तो आपको आगे प्रोटोकॉल समझने में दिक्कत हो सकती है। रिकवरी की जो एल्गोरिथम है, एक्चुअली प्रोटोकॉल तो नहीं है, रिकवरी एल्गोरिथम समझने में दिक्कत होगी। ओके देन बाय।